नेक्स्ट है बिजनेस में ही अगला चैप्टर हमारा निर्देशन। निर्देशन क्या है? डायरेक्टिंग। ठीक है, निर्देशन इसका महत्व और सिद्धांत। निर्देशन का अर्थ है निर्देशन का अभिप्राय। निर्देशन संस्था को गतिशीलता प्रदान करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या कर लिया? कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली, भर्ती कर ली, नियुक्ति कर ली, उनको प्रशिक्षण दे दिया। ठीक है, अब आता है उसको कार्य को वास्तविक रूप से शुरू करना। इसलिए निर्देशन संस्था को गतिशीलता प्रदान करता है। निर्देशन का अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उसका मार्गदर्शन करना, संदेशवान करना और उसे अभिप्रेरित करना है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यह मतलब उनको मानव संसाधन को जो हमने भर्ती की है उन व्यक्तियों को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेशवान करना और उसे अभिप्रेरित करना। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें आ जाएंगी। निर्देश दिया जाएगा, उनका सुपरविजन किया जाएगा, मार्गदर्शन किया जाएगा, संदेशवान करना, उनको आदेश निर्देश दिए जाएंगे और फिर उनको अभिप्रेरित किया जाएगा ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यह प्रबंध प्रक्रिया का वह अंग है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक संगठन में लोग कुशलता और प्रभावपूर्णता से काम करें। इसे प्रबंध का क्रियाशील होना भी कहा जाता है। फिर है डेफिनेशन इसकी। निर्देशन की डेफिनेशन है कुंटल जॉर्डन के अनुसार अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही संचालन है। निर्देशन की विशेषताएं। फर्स्ट है निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। प्रबंध का नियुक्तिकरण कार्य पूरा कर लेने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि पूरी मानवीय मशीनरी कैसे संचालित होगी। इसका उत्तर प्रबंध के निर्देशन में निहित है। अन्य कार्यवाही के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। निर्देशन कार्यवाही प्रारंभ करता है। जो दूसरे कार्य होते हैं वो कार्यवाही के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं और जो निर्देशन होता है वो कार्यवाही प्रारंभ करता है। सेकंड पॉइंट है निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। तो निर्देशन की आवश्यकता सभी प्रबंधक के स्तरों पर होती है। उच्च स्तरीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों अर्थात मध्य स्तरीय प्रबंधकों को निर्देश देते हैं। इसी प्रकार जो मध्य स्तरीय प्रबंधक है वो निम्न स्तरीय प्रबंधकों को, निम्न स्तरीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों अर्थात वास्तविक कार्य पर लगे लोगों को निर्देश देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए जो निर्देशन है वो प्रबंध के सभी स्तरों पर होता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन एक लगातार चलने वाला कार्य है। एक प्रबंधक केवल आदेश और निर्देश देकर ही चुप नहीं बैठ सकता। उसे लगातार अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है, उनका मार्गदर्शन करना होता है और समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है। उसे लगातार ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि कार्य आदेशों के अनुसार हो रहा है। विपरीत परिणाम प्राप्त होने पर तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। और निर्देशन का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसका मतलब है कि जो निर्देश होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, अर्थात जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने से नीचे वालों को और फिर वो अपने से नीचे वालों को इस प्रकार से जो ये इसका प्रभाव था वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब है निर्देशन का महत्व। योगी विशेषताएं। अब है महत्व। फर्स्ट है गतिशीलता प्रदान करता है। तो गतिशीलता प्रदान करने का मतलब वही है कि जो वास्तविक कार्यवाही होती है वो निर्देश से आरंभ होती है। प्रबंध के प्रथम 3 कार्य नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण तक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है, लेकिन वे अपना काम प्रारंभ नहीं कर सकते जब तक उन्हें ये नहीं बताया जाए कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। यह कार्य प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से करते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस कार्य के द्वारा ही संस्था में गतिशीलता आती है अर्थात उत्पादन कार्य प्रारंभ होता है। यह कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। तो एक संगठन में अनेक कर्मचारी काम करते हैं लेकिन जो उनका उद्देश्य होता है वो एक होता है। सभी की क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। संगठन में सफलता तभी संभव है जब सभी अपना अपना काम पूर्ण कुशलता से करें। यदि कर्मचारियों की श्रृंखला में से एक कर्मचारी भी घटिया काम करता है तो इसका प्रभाव शेष कर्मचारियों की कुशलता पर भी पड़ता है। अतः सभी की क्रिया में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है।
प्रबंधक क्या करता है, वो कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करके, अच्छा नेतृत्व प्रदान करके, उन्हें प्रोत्साहित करके और विचारों का आदान प्रदान करके उनकी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। जैसे एक रेडीमेड गारमेंट के शोरूम पर एक कर्मचारी ग्राहकों का अभिनंदन करता है, दूसरा उन्हें माल दिखाता है, तीसरा पैकिंग करता है, चौथा भुगतान करता है और पांचवा उन्हें विदा करता है। इस प्रकार से वो संपूर्ण कार्य को 5 भागों में उन्होंने बांट रखा है। सभी 5 कर्मचारियों द्वारा ठीक काम करने पर ही ग्राहक संतुष्ट होंगे। माना कि माल दिखाने वाला कर्मचारी ग्राहकों से ठीक व्यवहार नहीं करता तो सभी की मेहनत बेकार हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, यह अभिप्रेरणा का माध्यम है। संस्था के उद्देश्यों को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकते हैं। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। तो अभिप्रेरित कर्मचारी पूर्ण लगाव और समर्पण भाव से काम करते हैं। कर्मचारियों को अभिप्रेरित कैसे किया जाए? अभिप्रेरणा का काम प्रबंधक के निर्देशन कार्य द्वारा संपन्न किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रबंधक निर्देशन के अंतर्गत कर्मचारियों की समस्याओं को मौके पर ही दूर कर देता है और उनका सही मार्गदर्शन करता है। इससे उनकी कार्य निष्पादन उच्च कोटि का होता है। बढ़िया कार्य निष्पादन पर उन्हें शाबाशी दी जाती है और उनके पारिश्रमिक में वृद्धि की जाती है, जिससे वे अभिप्रेरित होते हैं। चौथा पॉइंट है, ये परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। प्राय कर्मचारी जिस तरह के ढांचे में काम कर रहे थे वे उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि समय की मांग को देखते हुए परिवर्तनों को लागू करना जरूरी होता है। प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को इस प्रकार तैयार करते हैं कि वे परिवर्तनों को सहज स्वीकार करने लगते हैं। जैसे यदि कार्यालय में टाइप मशीनों की जगह कंप्यूटर स्थापित करवा दिए जाएँ तो इससे जो टाइपिस्ट जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है वे निश्चित रूप से इस परिवर्तन का विरोध करेंगे। इस विरोध का कारण है नौकरी से हटाए जाने का डर। प्रबंधक प्रभावी निर्देशन करते हुए उन्हें परिवर्तन प्रक्रिया में भागीदार बना लेता है तथा परिवर्तन के लाभों से अवगत करवा देता है। उन्हें आधुनिक तकनीकी सीखने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने का विश्वास देता है और नौकरी से हटने के डर से मुक्ति देता है, जिससे वे किसी भी परिवर्तन का विरोध नहीं करते। उसके बाद है, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। कभी कभी व्यक्तिगत और संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो जाता है। निर्देशन इन संघर्षों को दूर करता है और संगठन में संतुलन स्थापित करने में सहायता करता है। एक और व्यक्ति एक कंपनी में अधिक वेतन, तरक्की आदि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। दूसरी ओर कंपनी का उद्देश्य होता है अधिक लाभ, अधिक बाजार हिस्सा आदि प्राप्त करना। प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को यह बताते हैं कि वे कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे लिब्रा कॉस्मेटिक कंपनी लिमिटेड अपने विक्रयकर्ता को निश्चित वेतन के अतिरिक्त बिक्री पर कमीशन भी देती है, तो कमीशन से प्रभावित होकर वे अधिक से अधिक बिक्री करना चाहते हैं। इसी प्रयास में वे 2 के साथ एक मुफ्त की स्कीम लागू करने की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन उच्च प्रबंधक इसे महंगी स्कीम मानते हुए इसे इनकार कर रहा है। ये व्यक्तिगत और संस्थागत हितों में टकराव की स्थिति है। यहाँ सही निर्देशन की जरूरत है। जो बिक्री प्रबंधक है वो निर्देशक की भूमिका निभाते हुए विक्रयकर्ता को बिक्री वृद्धि के और उपाय सुझाकर टकराव को समाप्त करके संतुलन स्थापित कर सकते हैं। वह अधिक विज्ञापन, बढ़िया बिक्री उपरांत सेवा, उधार विक्रय सुविधा आदि के सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद है निर्देशन के तत्व। तो जैसा कि निर्देशन की प्रकृति में स्पष्ट किया गया कि निर्देशन कोई एक कार्य नहीं है बल्कि अनेक कार्यों का समूह है। इसी आधार पर इसमें निम्नलिखित 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। निर्देशन के तत्वों में 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। पर्यवेक्षण सुपरविजन, संदेशवाहन कम्युनिकेशन, नेतृत्व लीडरशिप और चौथा अभिप्रेरणा मोटिवेशन। ठीक है, ये सारे निर्देशन के तत्व हैं और इन चारों तत्वों को मिलाकर ही जो प्रबंधन का कार्य निर्देशन है ये संपन्न होता है। तो देखो फर्स्ट है सुपरविजन, पर्यवेक्षण। इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने और उनका मार्गदर्शन करने से है। ठीक है, जो दिन प्रतिदिन का काम होता है उसको ये देखना कि क्या वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं अधीनस्थ, वो पर्यवेक्षण में आता है, सुपरविजन में आता है।
सुपरवाइजर क्या करता है? प्रबंधक के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी और अधीनस्थ के आमने सामने होता है, कि जो अधीनस्थ होते हैं वो काम करते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनके कार्य का सुपरविजन करते हैं। उसके बाद है संदेश वाहन। तो संदेश वाहन का मतलब होता है वे सारे आदेश, निर्देश, तथ्य, विचार, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जिन साधनों से पहुंचाया जाता है वो सारे संदेशवाहन के माध्यम हैं। इसका अभिप्राय तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने और समझाने की कला से है। एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लगातार ये बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और उनकी प्रतिक्रियाओं को जानना भी जरूरी है। यह सब करने के लिए प्रभावपूर्ण संचार व्यवस्था का विकास किया जाना आवश्यक है। संदेश वाहन आपसी समझ को बढ़ाकर सहयोग की भावना पैदा करता है, जिससे संगठन में समन्वय का वातावरण तैयार होता है। अगला नेतृत्व, लीडरशिप। तो लीडरशिप, इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करें जो नेता चाहे। ठीक है, लीडरशिप क्या होता है? नेता अपने व्यक्तियों को, अपने अधीनस्थों को इस प्रकार से प्रभाव में लेता है कि जैसा वो चाहता है वैसा ही वे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निर्देशन में नेतृत्व की मुख्य भूमिका रहती है कि नेतृत्व गुण के माध्यम से ही एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों में विश्वास पैदा कर सकता है और उनमें उत्साह बढ़ सकता है। और लास्ट है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा कंप्लीट मोटिवेशन, इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव ही एक ऐसा सक्रिय साधन है जो अन्य भौतिक साधनों को गति प्रदान करता है। ठीक है, मानव, माल, मशीन, ये सारे उत्पादन के साधन होते हैं, उनमें से मानव ही एक सक्रिय साधन है जो बाकी साधनों का उपयोग करते हैं। यदि मानव स्वयं स्थिर हो जाए तो अन्य सभी साधन स्वतः ही निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मानवीय साधन को गतिशील, जागरूक और तत्पर रखने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार की प्रेरणाएं दी जाती हैं। वित्तीय प्रेरणाएं वे होती हैं जिनका सीधा संबंध डायरेक्ट वित्त से होता है, और अवित्तीय इसके अतिरिक्त, वित्त के अतिरिक्त जो कार, उनको मकान की सुविधाएं आदि दी जाती हैं वो अवित्तीय क्या होती हैं? अभिप्रेरणाएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया निर्देशन के तत्व। निर्देशन के 4 तत्व हैं: पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा। ठीक है, ये निर्देशन है हमारा।